संसद में मणिपुर मुद्दे पर गतिरोध जारी, दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही में आई कई बार बाधा। गतिरोध खत्म करने के लिए सभी दलों के नेताओं से मिले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। नेता सदन राज्यसभा पीयूष गोयल ने सदन में उपस्थिति बनाए रखने को लेकर भाजपा सांसदों को दिए निर्देश। भाजपा संसदीय दल की बैठक में विपक्षी गठबंधन पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विपक्षी गठबंधन को बताया दिशाहीन और हताश। बैठक में संसद में जारी गतिरोध और विपक्षी दलों के हमलों पर पलटवार करने की जवाबी रणनीति पर हुई चर्चा। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स देशों के एनएसए सम्मेलन के इतर चीनी समकक्ष से मिले अजीत डोभाल। वांगी से अजीत डोभाल की दो टूक, कहा एलएसी पर चीन की हरकतों ने रणनीतिक विश्वास को खत्म किया। द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए निरंतर प्रयासों के महत्व पर दिया जोर। ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट कल करेगा सुनवाई। सर्वे पर वाराणसी जिला जज के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने दाखिल की है रिवीजन पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम तक लगा रखी है सर्वे पर अंतरिम रोक। और चेन्नई में G20 देशों के बीच आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक आज दूसरा दिन। आपदा प्रबंधन में वैश्विक तालमेल की जरूरत पर भारत का बल। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। संसद में मणिपुर मुद्दे पर गतिरोध जारी है। दोनों सदनों में विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है। मॉनसून सत्र के आज चौथे दिन विपक्षी दलों के हंगामे और नारेबाजी के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। 12 बजे भी सदन में विपक्ष का हंगामा थमता नहीं दिख रहा था। राज्यसभा को फिर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। दोपहर 2 बजे के बाद दोनों ही सदनों में कामकाज फिर शुरू हुआ, लेकिन कुछ देर बाद ही लोकसभा को एक बार फिर 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच लोकसभा में हो रहे हंगामे के बीच ही सरकार ने जैव विविधता संशोधन विधेयक पारित कराया। केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने आज राज्यसभा में कहा, उन्होंने कहा कि देश के सामने आज कांग्रेस का सच आ गया है। वो देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। ये लोग चर्चा नहीं, केवल महिलाओं की बात करके राजनीति कर रहे हैं। संवेदनशील विषय है, थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है आप सिर्फ पॉइंट और पॉइंटलेस पॉइंट कर रहे हैं। पॉइंट होता तो आप चर्चा शुरू करते, पॉइंट होता आप पे दिल होता, आप पे संवेदनशीलता होती तो आज चर्चा चल रही होती, बजाय के आप 3 दिनों से 4 दिनों से सदन की कार्रवाई को खराब करना, सदन को डिस्टर्ब करना। और देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से आप देश के जो भविष्य है उसको आप खराब कर रहे हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश में कहीं भी महिलाओं का दुर्व्यवहार होता है तो वो गलत है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा देश कांग्रेस के कारनामों को जानना चाहता है। मणिपुर में भी चर्चा हो, राजस्थान पर भी चर्चा हो, छत्तीसगढ़ पर भी चर्चा हो, महिलाओं के दुर्व्यवहार पर चर्चा होनी चाहिए। जिस किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, किसी भी बहन, किसी भी बेटी, किसी भी महिला, किसी भी बच्ची के ऊपर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारी बहनें, महिलाओं के ऊपर जो प्रताड़ना, जो उनके साथ दुर्व्यवहार राजस्थान में हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार तेलंगाना में और पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वो भी उतना ही दुर्भाग्य।
वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी दल मणिपुर मामले पर चर्चा नहीं करना चाहते। सदन में सब चर्चा के लिए आते हैं, लेकिन कांग्रेस और इनके कुछ साथियों को चर्चा और बहस करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन के लोग चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं, उत्पात करते रहते हैं, हंगामा करते रहते हैं। चर्चा करना चाहिए ना, पार्लियामेंट में तो सब आते हैं चर्चा करने के लिए। कांग्रेस पार्टी और इनके जो कुछ साथी हैं उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पार्लियामेंट चलाना है, डिबेट करना है, डिस्कशन करना है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। पार्लियामेंट चलना चाहिए, हम लोग सब चाहते हैं कि पार्लियामेंट चलना चाहिए। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, अपने देश की सेवा के लिए। Is Virendranath Chattopadhyay your son? वो लंदन गया हुआ है पढ़ाई करने के लिए। भारत में एक संगठित और सुनियोजित क्रांति को अंजाम देना है। तुम यहाँ लंदन में रह के धमकी देता है? एक तरफ भारत के क्रांतिकारी संगठन और दूसरी तरफ जर्मनी, टर्की और अफगानिस्तान से भारतीय क्रांतिकारियों की सेना। सब मिलकर एक साथ वार करेंगे तो भारत की आजादी निश्चित है। स्वराज में देखिए वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की महान गाथा। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। इस महीने 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात की प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोकसभा में गतिरोध को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने कक्ष में बुलाई सभी दलों की बैठक। सरकार ने कहा कि मणिपुर सहित सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन में प्रधानमंत्री के वक्तव्यों को लेकर अड़ा। वहीं स्पीकर बिरला ने गतिरोध दूर करने के लिए किए गंभीर प्रयास। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी नेताओं से इस विषय में पुनः अपनी पार्टी में चर्चा करने का आग्रह किया है। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल से सुदीप बंदोपाध्याय, एनसीपी से सुप्रिया सुले, अपना दल से अनुप्रिया पटेल, जेडीयू से ललन सिंह, डीएमके से टीआर बालू, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला, लोक जनशक्ति पार्टी से पशुपतिनाथ पारस, एआईएम से असुदुद्दीन ओवैसी, टीडीपी से नामा नागेश्वरा, सीपीआईएम से सीपीआर नटराजन, मुस्लिम लीग से ईटी बशीर मोहम्मद, टीआरएस से श्रीनिवास रेड्डी रहे मौजूद। और राजधानी नई दिल्ली में आज भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री समेत तमाम मंत्री और पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सांसद उपस्थित रहे। बैठक में संसद में जारी गतिरोध और विपक्षी दलों के हमलों पर पलटवार करने की जवाबी रणनीति पर चर्चा हुई। मॉनसून सत्र में पहली बार बुलाई गई भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि विपक्ष दिशाहीन और हताश है। बैठक के बाद रविशंकर प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में विपक्ष के नए गठबंधन इंडिया पर करारा हमला बोला है और कहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अंग्रेजों ने बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाई थी। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं। आज मोदी जी ने साफ कहा कि इंडियन नाम भी बहुत विचित्र संयोग है।
ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दो अंग्रेजों ने बनाया था। बाकी इंडियन मुजाहिदीन भी नाम लोग रखते हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी रखते हैं जो बैन हो गया। तो ये जो चीजें चलती हैं तो चेहरे पे चेहरे कई लगा लेते हैं लोग। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष के व्यवहार पर प्रधानमंत्री ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि उनके व्यवहार से यह दिखाई पड़ता है कि आने वाले कई सालों तक वे विपक्ष में ही रहना चाहते हैं। अपोजिशन का जो व्यवहार है उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की और उन्होंने कहा उनके व्यवहार से ये दिखाई पड़ता है कि वो परमानेंटली आने वाला कई वर्षों तक अपोजिशन में। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि एनडीए के 25 साल पूरे हो रहे हैं, इसे सेलिब्रेट करना है। एनडीए अटल जी और आडवाणी जी की विरासत है। ये 25th ईयर के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया और उन्होंने कहा ये एनडीए अटल जी और आडवाणी जी का विरासत है। इसको इस 25th ईयर को हमको सेलिब्रेट करना है। भाजपा संसदीय दल की बैठक में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा यात्रा विधानसभा स्तर पर निकालने का भी फैसला लिया गया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान ये भी कहा कि 75 साल में देश बदल चुका है। जब 2014 में हमने सत्ता संभाली थी उस वक्त हम इकोनॉमी में 10वें स्थान पर थे, लेकिन दूसरे कार्यकाल में हमारी इकोनॉमी 5वें स्थान पर आ गई और जब हम तीसरे कार्यकाल में 2024 में सत्ता में वापसी करेंगे उस वक्त हम तीसरे पायदान पर पहुंच जाएंगे। भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां विपक्ष पर चुटकी ली, वहीं अपनी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि जब हम तीसरी बार 2024 में चुनकर सत्ता में आएंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगी। यह दिखाता है कि देश को एक मजबूत नेतृत्वकर्ता मिला है। कैमरामैन विनय तिवारी और अपने सहयोगी शैलेंद्र मिश्र के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज राज्यसभा के भाजपा सांसदों की बैठक बुलाई। बैठक में राज्यसभा में बीजेपी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। सूत्रों के मुताबिक मानसून सत्र के दौरान अब तक बीजेपी के 23 सांसद सत्र से गैर हाजिर रहे हैं, इसलिए इन्हें सदन में उपस्थिति हर हाल में बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि शोर शराबे के मद्देनजर सत्ता पक्ष अब विधेयकों को पारित कराने के प्रयास करेगी, इसलिए सांसदों को सदन में हर हाल में उपस्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया है कि खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर आधारभूत संरचना और प्रशिक्षण देने के लिए देश भर में 267 मान्यता प्राप्त खेल अकादमी काम कर रही हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत पिछले 3 साल और मौजूदा वित्त वर्ष में इन खेल अकादमियों को 1799.54 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय गुजरात के सूरत में बनाया गया है। इस इमारत को हीरा व्यापार केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इस शानदार बिल्डिंग का नाम सूरत डायमंड बोर्ड्स रखा गया है। दुनिया में हीरा कैपिटल के तौर पर फेमस सूरत की इस इमारत को वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में बनाया गया है। इस बिल्डिंग को के 9 टावर में कुल 15 मंजिला बनाई गई हैं, जो 35 एकड़ में फैली हुई हैं। इसमें हीरे के व्यापार से जुड़े पॉलिशर्स, कटर्स और व्यापारी सभी के लिए सुविधाएं दी गई हैं। इस इमारत का निर्माण कुल 67 लाख रुपए वर्ग फुट क्षेत्र में किया गया है। अपने निर्माण के बाद से ही यह भारत समेत दुनिया भर में केंद्र बन गया है, क्योंकि इसने अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन से दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय का खिताब छीन लिया है। डायमंड बोर्ड्स का निर्माण 5 दिसंबर 2017 से शुरू किया गया था। इस सूरत डायमंड बरसे का निर्माण वर्ष 2022 तक पूरा हो गया था, जिसके लिए 6000 कारीगरों, 9 विशाल क्रेनों की मदद से इमारत का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट में ऐसी पार्किंग व्यवस्था की गई है जिसमें 10,000 से ज्यादा 2 पहिया और 4,500 से ज्यादा 4 पहिया वाहन पार्क हो सकेंगे।
15 एकड़ को हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सभी लैंडस्केप को 5 एलिमेंट थीम पर डिजाइन किया जाएगा। टावरों के बीच 3 बीघे जगह में लैंडस्केपिंग डिजाइन, 4200 से ज्यादा दफ्तरों का नजारा मिलेगा। प्रत्येक कार्यालय में तिजोरियों के भार को ध्यान में रखते हुए भवन के डिजाइन को आकार दिया गया है। अभी तक ऐसी किसी भी व्यावसायिक प्रोजेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया है। ऊंचाई बढ़ने पर सभी 9 टावर आपस में जुड़ जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब सूरत के अंदर 21 नवंबर को कार्यरत होने जा रहा है। दुनिया के अंदर सर्वप्रथम अमेरिका का पेंटागोना 66 लाख स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन के साथ से सबसे बड़ा बिल्डिंग था। ये 80 साल के बाद गुजरात के अंदर सूरत शहर के अंदर 67 लाख स्क्वायर मीटर के साथ ये बुर्ज का कंस्ट्रक्शन किया गया है। ये बिल्डिंग कोऑपरेटिव बेस से बनाया गया है। कंस्ट्रक्शन के पीछे गुजरात सरकार और केंद्र सरकार का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर को लेकर युवाओं और कलाकारों की क्या है प्रतिक्रिया, इस पर बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता गिरीश निशाना ने। ITPO कॉम्प्लेक्स को लेकर कलाकार कितने उत्साहित हैं, कुछ कलाकार हमारे साथ हैं, बात करते हैं जो परफॉर्मेंस करने वाले हैं। क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? अमन कुमार जी, पटियाला से। रवि कुनर जी के लोकनाथ सोसाइटी की टीम से आए हैं। क्या परफॉर्म करने वाले हैं और कैसा लग रहा है यहाँ पर? जी, हम पंगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं और हमारा एक ग्रुप भी आया अभी इस डोलम का, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का। ये जो सेंटर बनाया गया है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये कन्वेंशन सेंटर बनाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कार्य करके दिखाया है। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जिसमें अपने आप में 7000 लोगों को बैठाने की क्षमता है, इसको दुनिया भर के लोग देखने आएंगे। मोदी है तो मुमकिन है, इतना भव्य परिसर बनाया है, इसको लोग देखने के लिए आएंगे और काफ़ी गर्व की बात है कि हमारे देश में नई नई ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। आप कहाँ से हैं और क्या कहेंगे? मेरा नाम पवन पौड़े और मैं महाराष्ट्र से हूँ, और ये जो कन्वेंशन सेंटर बनाया है इसकी वजह से हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है हम जैसे कलाकारों के लिए, कि यहाँ पे इंटरनेशनल मतलब सब जगह से लोग आएंगे हमारे परफॉर्मेंस देखने के लिए। ऊपर से यहाँ पे और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी, तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमें महाराष्ट्र से स्पेशल यहाँ पे इनवाइट किया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है और हम कलाकार लोग को ये देखने मिल रहा है, और कल हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन है, गवर्नमेंट शो करना है। थैंक यू इसके लिए। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग इधर आए और हम लोग को परफॉर्मेंस करने का मौका मिला है, इसलिए धन्यवाद। आप क्या कहेंगे, पीएम मोदी के सामने आप परफॉर्म करेंगे? खुशी तो बहुत हो रही है, पर ट्राई करेंगे, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं सब कुछ। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है जी यहाँ पे आके, और बहुत तरह के यहाँ पे लोग आए हुए हैं और सीखने को मिलता है यहाँ पे आने के लिए। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये युवा काफ़ी उत्साहित हैं, उत्साहित इसलिए भी हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष इन्हें सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा, और इसलिए भी ज़्यादा उत्साहित हैं क्योंकि इन जैसे कलाकारों को यहाँ पर इनको मौका मिलेगा देश दुनिया के लोगों को देखने का और अपने आप को दिखाने का भी। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। चेन्नई में आयोजित जारी आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी बैठक के दौरान चक्रवर्ती तूफान बिपरजॉय से निपटने के दौरान भारत में की गई व्यवस्था और राहत कार्यों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में एक सफल उदाहरण के तरह पेश किया गया है। इस महा तूफान के दौरान 0 कैजुअलिटी के लक्ष्य को पूरा कर भारत ने पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की है। तीसरी आपदा जोखिम न्यूनीकरण की बैठक एक अहम मुकाम है जहां पर G20 में भारत की अध्यक्षता के तहत ये पहली बैठक होगी जहां एक मजबूत कंसेंसस और कम्युनिके तैयार हो रहा है। 15 जून को जो साइक्लोन बिपरजॉय गुजरात के कच्छ में लैंडफॉल किया था, गुजरात के कच्छ में काफ़ी तबाही मचाई थी, और ये साइक्लोन एक केस स्टडी है जो यहाँ पर G20 के जो डेलीगेट्स हैं उनके सामने रखा जा रहा है, और भारत ने इस आपदा के दौरान 0 कैजुअलिटी हासिल की। यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी
काउंटर पर कुछ इंजीनियर्स हैं, बात करते हैं उनके साथ। व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल फॉर फ्यूचर इफ यू टॉकिंग अबाउट IoT बेस्ड टेक्नोलॉजी? Yes, we are developing our multi-hazard management system, which is powered by IoT. And from the remote, who is the decision maker for the to give the warning to the public, they can use the latest our IoT based technologies, and they will have a controlling map and all, and they can So this decide. is a controlling map. Yeah, they can decide which is the orange alert area or yellow alert area, red alert areas with respect to flood or any other hazards. आने वाले दिनों में, भविष्य में आपदा का सामना करना और इसका न्यूनीकरण किस तरह से हो, इस पर और चर्चा होगी और एक बुनियादी ढांचा मजबूत किया जाएगा। कैमरामैन AM खान के साथ आशा खानम, DD न्यूज़, चेन्नई। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नए सेगमेंट नया कश्मीर बदलाव के 4 साल की। अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के बाद धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा है। गांव हो या शहर, जम्मू कश्मीर में हर जगह आधारभूत ढांचे के विकास को रफ्तार मिली है। इसी की मिसाल है श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित पोलो व्यू मार्केट, जो हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के लिए जाना जाता है। शाम को इसका नज़ारा देखते ही बनता है। DD न्यूज़ से बातचीत में स्थानीय छात्रों और युवाओं ने कहा कि ये नया कश्मीर है, जहां अब शाम ढलने के बाद भी लोग बेखौफ बाहर निकलते हैं और खाने पीने के साथ ही शॉपिंग का दौर भी देर रात तक चलता रहता है। जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, और अगर जब हम बड़े बदलावों की बात करते हैं और उसे अगर देखना भी चाहते हैं तो यहाँ पर आना चाहिए पोलो व्यू मार्केट में। ये मार्केट बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया है, एक बदली हुई तस्वीर यहाँ पर नजर आती है। चाहे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे ब्यूटिफिकेशन की बात हो, चाहे यहाँ पर अन्य बदलावों की बात हो, क्या कुछ बदलाव यहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोग देखते हैं। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जान लेते हैं। जब से डेवलपमेंट हुई है तब से लोग प्यार दे रहे हैं बहुत इस पोलो मार्केट को। टूरिस्ट भी बहुत आते जाते हैं, आप पिक्स उठाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं लोग। तो माशाल्लाह जो ये स्मार्ट सिटी बनाई है बहुत अच्छी बनाई है। जब भी बाहर से यहाँ टूरिस्ट आता है तो ऐसा लगता है कि यूरोप की किसी कंट्री में मैं घूम रहा हूँ। वो कश्मीर को महसूस नहीं करता, वो जो पहले वाला कश्मीर था, और नया कश्मीर देखता है जब वो यहाँ घूमते आकर। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीरत इकबाल है। मैं एक्चुअली शोपियान से हूँ और यहाँ पे आकाश इंस्टीट्यूट में स्टडी पढ़ रही हूँ 12th क्लास में। तो वैसे आपको मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रही हूँ। शोपियान जो आपको पता ही है फेमस है एप्पल टाउन के बारे में, तो आप लोग शोपियान के बारे में जानिए। वहाँ पे मगर रोड जो है, पीर की गली है, डिवीजन है, तो बहुत फेमस है उन हिस्टोरिक प्लेस के। लाइक जामिया मस्जिद की 3rd नंबर पे आती है इन शोपियान। तो मैं मतलब प्राउड फील करती हूँ मैं एक शोपियान डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का है, लेकिन यहाँ पर पोलो व्यू पे आप पहले भी कभी आई हैं? जी, मैं यहाँ से एक्चुअली आती हूँ क्योंकि मेरा जो ट्यूशन है यहीं से पढ़ता है। मुझे लगता है पहले जो यहाँ पे था, जो रोड एक्चुअली आया है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज आई है इन रोड्स में। मतलब रोड संभाले और यहाँ से जो ट्रैफिक था मतलब बहुत ज़्यादा था। अब यहाँ पे कोई गाड़ी अलाउ नहीं है, मतलब इस साइड से खाली मतलब हम वॉकिंग कर सकते हैं, सीधे ही चल सकते, कोई ट्रैफिक, मतलब वो सबसे अच्छी बात है। इन लोगों ने इस साइड से जो ट्रैफिक है वो बंद किया है कि इंसान अच्छे तरीके से चल सकता है। इस साइड से मतलब गाड़ियों का ना स्टूडेंट्स को टेंशन है, ना छोटे बच्चों को अच्छे से खेल सकते हैं। मतलब सबसे मेन चीज़ कि गाड़ी। और यहाँ पे जो पोलो में अभी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इवनिंग है यहाँ पे। और पहली बात यहाँ पे जो ट्रेडिशनल है, मतलब लाइक कि कांगरी कश्मीर पर, और मतलब पुराने ये वुडन ये चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब बहुत है अच्छे। शाल लगभग है कश्मीरी शाल जो बोलते हैं, वो फेमस है कश्मीरी शाल।
साल, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब पोलो बीमार में आप देख रहे हैं यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हर किसी मतलब हर कोई शॉप अवेलेबल है इस मार्केट में। तो मुझे लगता है कि जो भी आए मतलब टूरिस्ट लाइक मैं उनको कहना चाहूँगी कि आप विज़िट करें इस मार्केट में और आप देखें कि यहाँ पे इम्पोर्टेंस मतलब यहाँ पे ट्रेडिशनल चीज़ें क्या है, आप उनको देखिए एक बार। कश्मीर में आके आप एक बार कश्मीर को मतलब विज़िट की रही। स्टूडेंट हैं जो कह रही हैं पहले भी आते थे लेकिन इस बार जब ये आती हैं तो इन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बहुत खूबसूरत हो गया है। और ये जो मार्केट है यहाँ के पोश मार्केट में है, इसके साथ ही यहाँ पर जो सामान होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। कश्मीर की एक झलक यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इनका कहना है कि जो टूरिस्ट यहाँ पर हैं वो आएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। और इसके साथ ही जो यहाँ पर मार्केट है, यहाँ पर दुकानदार हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस मार्केट को हिस्टोरिकल मार्केट भी कहा जाता है और अब जब इसकी खूबसूरती बढ़ गई है तो यहाँ पर इनका कहना है कि लोगों को ज़रूर आना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। कैमरामैन शुभम शर्मा और सहयोगी विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज़, श्रीनगर। और इस सकारात्मक खबर के बाद एक और सकारात्मक खबर अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों की। चंद्रयान 3 आज चंद्रमा की ओर एक कदम और आगे बढ़ गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मंगलवार को एक बार फिर कक्षा बदलने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा कर चंद्रयान 3 को पृथ्वी की 5वीं कक्षा और आखिरी कक्षा में भेज दिया है। इसरो अब 1 अगस्त को मध्य रात्रि 12 से 1 बजे के बीच चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में भेजेगा। 14 जुलाई को इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के तीसरे संस्करण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है, जिससे चंद्रमा की दुर्लभ तस्वीरें और जानकारी प्राप्त हो सकेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 30 जुलाई को सिंगापुर के DSSR सैटेलाइट का प्रक्षेपण करेगा। सिंगापुर की यह DSSAR सैटेलाइट सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड लेकर जाने वाली है, जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने विकसित किया है। SAR पेलोड मौसम खराब होने पर भी काम करेगा और इसलिए सक्षम है और स्पष्ट तस्वीरें के जरिए ये आवश्यक जानकारियां मुहैया करा सकता है। इसका प्रक्षेपण फर्स्ट लॉन्च पैड से 30 जुलाई की सुबह 6:30 बजे किया जाएगा। DSSAR सैटेलाइट लॉन्च होने और इसके काम करना शुरू करने के बाद इससे मिली तस्वीरों को सिंगापुर सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगी। इसरो ने ट्वीट करके बताया कि अंतरिक्ष विभाग के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के 360 किलोग्राम वजनी DSSAR सैटेलाइट और 6 अन्य उपग्रहों की लॉन्चिंग के लिए PSLV C-56 को खरीदा है। मॉनसून के इस सीजन में बारिश के साथ साथ बीमारियों का भी आगमन हो रहा है और डेंगू का भी आगमन हो रहा है। आपको नसीहत दी जा रही है कि आप डेंगू और चिकनगुनिया से बचें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला DD न्यूज़ पर जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।